हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट पार्ट। और आज की वीडियो में अपन जो टॉपिक करने वाले हैं वो है न्यूक्लियस। और सबसे लास्ट में अपन देखेंगे शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखेंगे माइक्रो बॉडीज का। और इसी के साथ अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन और जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो किस साइंटिस्ट को दिया जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को। 1831 ईयर भी याद करना है आपको, और साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट है न्यूक्लियस जो होता है वो सारे यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। हालांकि प्रोकैरियोट में भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस नहीं होता, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस कहते हैं। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जैसा कि अभी अपन यहाँ पर स्ट्रक्चर करने वाले हैं, वैसा न्यूक्लियस सारी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है और वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। पहला एक्सेप्शन है जो फ्लोयम जो होता है। फ्लोयम क्या होता है, जब अपन प्लांट टिश्यू करेंगे तो उसमें जो होते हैं जाइलम और फ्लोयम आते हैं। उन फ्लोयम की जो सीव ट्यूब होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और मेमेलियन जो आरबीसी होती है जब मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर भी क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मली अ सेल कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस। नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा है, जैसे मान लो दो न्यूक्लियस है तो उसे क्या कहेंगे, बाई न्यूक्लिएट। और दो से भी ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे, पॉली न्यूक्लिएट। बाई न्यूक्लिएट का एग्जांपल होगा पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक क्या होता है, छोटा न्यूक्लियस होता है। मेगा कैरियन और माइक्रो कैरियन वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। और अगर दो से ज्यादा न्यूक्लियस है किसी एक सेल में तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लिएटेड। और इसके लिए अलग अलग जगह अलग अलग टर्म यूज की जाती है, और ये सारी टर्म पॉलीन्यूक्लिएट स्टेट को ही शो करती है। जैसे फंगस में अपन ने देखा था प्लाज्मोडियम, कोइनोसाइट, सिंसाइटियम, ये सारे वर्ड जब भी आए तो इसका मतलब एक सेल में एक से ज्यादा क्या है, न्यूक्लियस है। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। सबसे बाहर क्या होता है, न्यूक्लियस का एनवेलॉप होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलॉप। और इस न्यूक्लियर एनवेलॉप में दो मेम्ब्रेन होती है। बाहर की तरफ जो होगी वो आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ जो होगी वो इनर मेम्ब्रेन। कोई तकलीफ नहीं। इसके अंदर की तरफ जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में इसे मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक ये क्रोमेटिन और एक क्या होता है, ये न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये अपने स्ट्रक्चर है। एक चीज और समझ लेते हैं कि ये न्यूक्लियर जो एनवेलॉप है इसके बीच में कुछ पोर होते हैं जिनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो तो कंटिन्यूअस ही रहती है, लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या बनाती है, ईआरबी बनाती है। और इस आउटर मेम्ब्रेन पे और ईआर पे क्या होते हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है। और आप सब इनके नाम जानते हैं, क्या होगा, ये राइबोसोम होता है। तो अगर आपको पूछे न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कौन सी मेम्ब्रेन पे राइबोसोम होते, तो आउटर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पे नहीं होते। ठीक है। एक और चीज, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो और इसके सराउंडिंग में क्या होगा, साइटोप्लाज्म, उसके बीच में सब्सटेंस का एक्सचेंज हो सकता है, जैसे आरएनए, प्रोटीन का। और ये एक्सचेंज होता है किससे, न्यूक्लियर पोर से होता है। वन बाय वन अपन सारी चीजें अच्छे से करते हैं। देखो पहले स्टार्ट करते हैं किससे, न्यूक्लियर एनवेलॉप से। तो न्यूक्लियर एनवेलॉप जो होता है उसमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती है। कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो। देखो यहाँ टू मेम्ब्रेन दिख रही, जो आउटर होगी उसे आउटर मेम्ब्रेन, जो इनर होगी वो इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में देखो स्पेस है, ये देखो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस कहलाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अपनी एनसीईआरटी बुक में इसकी जो दे रखी है वो साइज भी दे रखी है, 10 to 50 नैनोमीटर। तो याद रखना है। तो क्या याद रखना है, न्यूक्लियर एनवेलॉप जो होता है उसमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते। देखो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, किसमें, ईआर में। मतलब आउटर मेम्ब्रेन क्या बनाएगी, ईआर बनाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगी। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम भी अटैच होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको पूछे कि राइबोसोम न्यूक्लियर की कौन सी मेम्ब्रेन पे होते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन पे होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वहां पे राइबोसोम नहीं होते। ठीक है। एट नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर एनवेलॉप इज इंटरप्टेड बाय ए माइन्यूट पोर। मतलब बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ पोर रह जाते हैं, और उन पोर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर।
इन पोर को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो पोर है, यहां पर देखो ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ये इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों आपस में मिल गई। इसलिए अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है कि इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन जहां फ्यूज हो जाती है वहां पर क्या होता है, पोर। देखो इधर से भी फ्यूज हो गई और इस तरफ से भी ये आउटर और इनर फ्यूज हो गई, तो बीच में गैप क्रिएट हो गया जो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर पोर कहलाएगा। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेज एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। यहां से अपने क्या होते हैं, सब्सटेंस एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कोई तकलीफ नहीं। एक चीज देखो, वैसे तो अपन अभी आगे समझेंगे, न्यूक्लियोलस जो होती है वो राइबोसोम बनाती है। राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री जो होती है वो कौन होती है, न्यूक्लियोलस। और यही वजह है, यहां से राइबोसोम बनकर बाहर निकलने लगेंगे और बाहर निकलते समय इसकी आउटर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वो कुछ स्टिक हो जाते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, या अंदर की तरफ जो भी मटेरियल है, मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, उसे अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और इसमें क्या क्या होता है, दो चीजें तो आपको अच्छे से याद करनी है, एक तो क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। ये तो अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। और भी आगे क्या याद रखना है, इसके अंदर एंजाइम भी होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड वो चीजें होती है, रॉ मटेरियल समझ सकते हैं डीएनए और आरएनए बनने के लिए, ठीक है। तो वो भी होती है, या कुछ प्रोटीन्स भी होती है जो बाहर से आ सकती है, एंजाइम्स भी होते हैं, और साथ में क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस को अभी अपन डिटेल में करेंगे। इस डायग्राम में आप इन दोनों की पोजीशन देख ले, इसमें ये थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, क्रोमेटिन, और ये जो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन के बारे में एक चीज मैं यही समझा देता हूं, अभी वापस भी देखेंगे। जब तक सेल डिवीजन नहीं करती, मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल होती है, तब तक तो उसमें क्रोमेटिन होता है। और जब सेल डिवाइड करने लगती है तो यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो आप पहले यहां तक नोट कर लीजिए, फिर अपन क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस के बारे में भी और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियस में प्रेजेंट तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के बारे में अपनी बुक में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि द इंटरफेज न्यूक्लियस। अब ये इंटरफेज क्या होता है इसको समझते हैं, अच्छे से सुनना। वैसे जब अपन सेल डिवीजन वाला चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 10, तो उसमें ये डिटेल में आएगा। अभी के लिए इतना समझे कि जब सेल डिवाइड करती है तो वहां पर डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस या मियोसिस से होता है। ज्यादा लोड ना ले, वहां पर अच्छे से समझाएंगे। उसे एम फेज कहते हैं, या ये सेल डिवीजन फेज कहलाती है। और दो सेल डिवीजन के बीच की जो फेज होती है उसे कहते हैं इंटरफेज। मतलब एक बार सेल डिवाइड की, उसके बाद डिवाइड हो गई, दो सेल बन गई, उसके बाद वापस जब अगली बार डिवीजन होगा उसके बीच का जो फेज है उसे क्या कहते हैं, इंटरफेज। और वहां पर आपको इसमें 3 फेज करवाई जाएगी, G1 फेज, G2 फेज और S फेज। और जब सेल डिवाइड करती है तो उस समय भी इसमें क्या होते हैं, फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। वहां पर अपन डिटेल में करेंगे। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, मतलब कौन सी फेज में, इंटरफेज में, ठीक है। तो इंटरफेज का जो न्यूक्लियस होता है वो हाईली एक्सटेंडेड न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर शो करता है, उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं। देखो, अपने बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जो अपने ह्यूमन के केस में क्या होता है, डीएनए होता है। और वो डीएनए कहीं तो प्रेजेंट होता है, तो वो डीएनए होता है अपनी सेल के न्यूक्लियस में। अगर न्यूक्लियस में भी देखें तो वो कहां पर होता है, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर आपने 2 वर्ड क्यों बोले, क्रोमेटिन भी बोला और क्रोमोसोम भी बोला। बेसिकली ये ऐसे देखे तो एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग टाइम पे। जब सेल डिवाइड नहीं करती तो ये चीजें जो होती है थ्रेड के फॉर्म में थोड़ी ऐसे, मतलब कम कॉइल्ड होती है, ठीक है। एक्सटेंडेड का क्या मतलब है, थोड़ी फैली हुई होती है। हालांकि अभी भी वो कॉम्पैक्ट होगी, लेकिन कंपैरेटिवली वो थोड़ी एक्सटेंड होती है और थ्रेड के फॉर्म में, कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। जब सेल डिवीजन आएगा तो उस समय यही क्रोमेटिन कंडेंस होंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट होते हैं, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं। तो जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इंटरफेज न्यूक्लियस जो होता है हाईली एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड क्यों लिखा, क्योंकि अभी वो कंडेंस नहीं है। कंडेंस कब होगा, जब डिवीजन होगा। यही वजह यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंटरफेज न्यूक्लियस।
और उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर दो चीजें प्रेजेंट होगी, एक तो न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए और आरएनए, और क्या होगा, प्रोटीन होगा साथ में, अभी अपन देखेंगे उसे। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है इसमें, इसलिए इसे न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कह दिया, और इसे क्या कहा गया, क्रोमेटिन कहा गया। ये जो टर्म है वो किसने दी थी, फ्लेमिंग ने दी थी। और फ्लेमिंग ने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर का वो मटेरियल जिसे आसानी से स्टेन किया जा सके उसे क्रोमेटिन कहेंगे। मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई इज कॉल्ड क्रोमेटिन। अपनी बुक में ऐसा लिखा हुआ है बेसिक डाई, आप चाहो तो उसका नाम याद कर सकते हो। बेसिक डाई का नाम होता है एसिटोकार्मिन। कौन सी डाई का इस्तेमाल किया जाता है स्टेन करने के लिए, डाई करने के लिए, कलर करने के लिए, एसिटोकार्मिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्रोमेटिन जो होता है उसमें ये वाले पार्ट होते हैं, क्या क्या होगा, डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन ये एक तरह की प्रोटीन है, और कैसी प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन होती है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब ये चार चीजें हैं, लेकिन अच्छे से देखें तो ये दोनों तो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, प्रोटीन है। तो क्रोमेटिन फाइबर में क्या क्या है, न्यूक्लिक एसिड और क्या है, प्रोटीन है। इसलिए क्रोमेटिन फाइबर के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, न्यूक्लियो प्रोटीन वर्ड यूज किया गया। कोई तकलीफ नहीं। अब देखो, ये तो अपने डीएनए तो जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए भी कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं, अपने यहाँ पर अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तीन तरह के आरएनए होते हैं, आपने पहले भी मैंने बताया, एमआरएनए, टीआरएनए, स्मॉल आरआरएनए, ठीक है। तो ये तो हुआ न्यूक्लिक एसिड। और इस डीएनए, एक सेल का जो टोटल डीएनए होता है, अभी अपन आगे देखेंगे, करीब ह्यूमन के केस में एक सेल के अंदर जो टोटल डीएनए होता है वो करीब 2 मीटर लंबा होता है। 2 मीटर तो काफी अच्छी लेंथ होती है। तो उसे एक छोटी सी जगह पर पैक करके रखना है, एकदम छोटी सी कॉम्पैक्ट सी जगह पर पूरा का पूरा रखना है, स्टोर करके रखना है। और ऐसा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ऐसे बहुत ज्यादा ही क्या करना पड़ेगा, कंडेंस कॉइल करना पड़ेगा। लेकिन डीएनए खुद एक चार्ज पार्टिकल होता है, और ये एसिडिक होता है नेचर में, और इस वजह से इसकी जो कॉइल जो होगी वो खुल सकती है इंटर आयोनिक रिपल्सन की वजह से। तो ये खुद एसिडिक है, तो मुझे कुछ बेसिक प्रोटीन चाहिए जो कि क्या कहलाता है, हिस्टोन। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, इसको एक ही जगह पर इकट्ठा करने में हेल्प करता है। इसका मतलब हिस्टोन प्रोटीन जो है पैकेजिंग में हेल्प करता है, डीएनए को एक छोटी सी जगह में पैक करने में हेल्प करता है। अब ये पैकेजिंग कैसी होती है, आपको वैसे यहां पर करवाई जा सकती है, लेकिन अपने 11th में तो टॉपिक ही नहीं है। 12th में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक अलग से टॉपिक आएगा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन ह्यूमन क्रोमोसोम, वहां पर अपन डिटेल में अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखें कि हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो डीएनए को क्या करके रखती है, एक स्मॉल जगह पर पैक करके रखती है, ठीक है। और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है जो अदर फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जो क्रोमेटिन जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। अब अपने जितने भी क्रोमेटिन पार्ट है उसको अगर अपन अच्छे से देखें तो उसमें दो तरह के रीजन दिखते हैं। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो लेस कॉइल्ड होते हैं, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो मोर कॉइल्ड होते हैं। यहाँ लेस कॉइलिंग है, इसका मतलब पैकेजिंग थोड़ी लूज है, तो पैकेजिंग करने का काम किसका था, हिस्टोन का। इसका मतलब यहाँ हिस्टोन भी क्या है, कम है, यहाँ हिस्टोन क्या है, ज्यादा। यहाँ पैकेजिंग कम है, यहाँ पैकेजिंग क्या है, ज्यादा। अपन ने अभी देखा था कि एसिटोकार्मिन डाल के, जो कि बेसिक डाई थी, उससे अपन कलर कर सकते थे। तो जहां पर ज्यादा कॉइलिंग होगी वहां पर स्टैंड भी कैसा होगा, डार्क। यहां पर क्या होगा, कम स्टैंड होगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट सुनना, डीएनए भी इस तरफ कम होगा, इस तरफ ज्यादा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनना, जब ऐसे लूज कॉइलिंग होती है, मतलब कंपेरेटिवली लेस कॉइलिंग होती है, तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन आसानी से होता है। अब ये क्या होता है, देखो जब आप हायर मतलब अपने 12th क्लास में टॉपिक आएगा प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें पहले आपको बताएंगे कि पहले डीएनए जो होता है वो एमआरएनए बनाता है, और फिर वो एमआरएनए जो होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। तो डीएनए से एमआरएनए बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अच्छे से ध्यान से शांति से सुने, डीएनए से एमआरएनए बनने को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को कहेंगे ट्रांसलेशन। ये अपने 12th के टॉपिक है। तो डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, वो ट्रांसक्रिप्शन यहां आसानी से होता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, मोर एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन, और ये कहलाता है लेस एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन। और क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा आसानी से प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, यही वजह है इस पोर्शन को कहते हैं यूक्रोमेटिन और इस वाले को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन।
तो क्रोमेटिन जो होता है उसमें दो तरह के रीजन हो सकते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लेस कॉइल्ड और लेस स्टैंड स्ट्रक्चर है, हेट्रोक्रोमेटिन मोर कॉइल्ड और मोर स्टैंड या डार्क स्टैंड स्ट्रक्चर है। ये जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली ज्यादा एक्टिव होता है और ये ट्रांसक्रिप्शनली कम एक्टिव होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल डिवीजन यही क्रोमेटिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। जब सेल डिवीजन की बारी आएगी तो यही क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में। अब वो क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं वो अभी अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट अपन न्यूक्लियस का नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं जो कि क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल में कहेंगे न्यूक्लियोलाई। तो अपनी बुक कहती है कि न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होती है, न्यूक्लियोलाई होती है। एक न्यूक्लियोलस भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। यहां पर एक लिख देना, वन भी हो सकती है और मोर देन वन भी हो सकती है, आप ऐड कर देना मोर देन वन, ठीक है। दोनों ही केस पॉसिबल है किसके बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में। तो न्यूक्लियोलाई अगर एक से ज्यादा है और न्यूक्लियोलस एक है तो ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। अब मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होने का क्या मतलब है, इसे समझे। सपोज करो कि ये न्यूक्लियस है और ये अपनी क्या है, न्यूक्लियोलस है। तो यहां अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर भी जा सकता है क्योंकि कंटिन्यूअस है, कोई इसकी अलग से मेम्ब्रेन तो है नहीं। तो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, इट मींस कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर बाहर चलता रहता है, ठीक है। इट इज साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, मतलब न्यूक्लियोलस वो जगह होती है जहां स्मॉल आरएनए जो होता है वो बनाया जाता है। अब आप थोड़ा रिवाइज करें, जब अपन ने राइबोसोम किया था तो वहां कहा था कि राइबोसोम बनने के लिए दो चीजों से राइबोसोम बनता है, एक स्मॉल आरएनए से और एक प्रोटीन से। तो न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर पोर से बाहर से क्या ले लेगा, प्रोटीन ले लेगा, और न्यूक्लियोलस में वो क्या बना रहा है, राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, और वो दोनों को मिलाकर क्या बना सकता है, राइबोसोम बना सकता है। इसका मतलब राइबोसोम फॉर्मेशन का जो फंक्शन है वो कहां परफॉर्म किया जाता है, न्यूक्लियोलस में परफॉर्म किया जाता है। तो फंक्शन क्या होगा न्यूक्लियोलस का, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फॉर्मेशन कहां होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। और क्यों होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि न्यूक्लियोलस में स्मॉल आरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं वो बनता है, और प्रोटीन ये न्यूक्लियर पोर से बाहर से ले लेगा, दोनों को पैक करेगा और क्या बना लेगा, राइबोसोम। और न्यूक्लियोलस से राइबोसोम फिर न्यूक्लियर पोर से होते हुए बाहर जाएंगे, कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे स्टिक हो जाएंगे, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और कुछ साइटोप्लाज्म में। कोई तकलीफ नहीं, आगे देखते हैं। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ये एक लाइन और दे रखी है अपनी एनसीईआरटी में कि उस सेल में जहां ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहां पर न्यूक्लियोलस ज्यादा बड़ी और ज्यादा नंबर में होती है। ऐसा क्यों, देखो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, और राइबोसोम के लिए राइबोसोम बनाने वाली चीज चाहिएगी, तो राइबोसोम की फैक्ट्री भी ज्यादा होनी चाहिए, बोले तो न्यूक्लियोलस ज्यादा होगी। अगर किसी सेल में न्यूक्लियोलस ज्यादा होगी तो ज्यादा राइबोसोम बनाएगी, ज्यादा राइबोसोम बनेगा तो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां तक अपने क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो अभी अपन ने देखा कि जब सेल डिवाइड नहीं करती, इंटरफेज का न्यूक्लियस होता है, उसमें तो क्या होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो यही क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंसेज इनटू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बना लेते हैं। मोस्ट कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेटाफेज में होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब सेल डिवीजन होगा तो उसकी भी फेज होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो जो सेकंड फेज होती है मेटाफेज, उसमें सबसे ज्यादा कंडेंस्ड क्रोमोसोम दिखते हैं और वो बेस्ट और सुटेबल होते हैं ताकि माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से देख पाए अपन। तो अगर अपन को मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है या स्ट्रक्चर स्टडी करनी है तो सबसे अच्छी फेज कौन सी होती है, मेटाफेज। लेकिन अगर शेप की स्टडी करनी है तो उसकी अगली फेज ज्यादा अच्छी होती है, जिसको क्या कहते हैं, एनाफेज। तो याद रखना, अगर मैं कहूं कि मॉर्फोलॉजी या फिर जो अपने स्ट्रक्चर होता है उसके लिए कौन सी फेज सबसे अच्छी होती है तो मेटाफेज, और शेप के लिए कौन सी होती है, एनाफेज, ठीक है। ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इन 46 क्रोमोसोम का एक सेल में 46 क्रोमोसोम और 46 के 46 क्रोमोसोम का डीएनए एक साथ जोड़ दें
तो वो लगभग कितना होता है, 2 मीटर लंबा होता है। 2 मीटर तो काफी बड़ा होता है, ठीक है। देखो कितना पैक किया हुआ होता है एक जगह पर। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 46। और इन 46 का टोटल, एक क्रोमोसोम का डीएनए नहीं बोल रहा, 46 का टोटल क्रोमोसोम जो होता है वो कितना होता है, 2.2। और अपनी बॉडी में ऐसी बहुत सारी सेल है और बहुत सारी सेल में बहुत सारा 2 मीटर लंबा लगभग डीएनए होगा, ठीक है। तो सोचो कितना डीएनए होता है अपने अंदर। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आगे देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो देखो एक क्रोमोसोम का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझाता हूं, अच्छे से सुनना। जनरली क्रोमोसोम किस फॉर्म में होते हैं या जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होते हैं, ऐसे फाइबर के फॉर्म में होते हैं, जिसे क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। जब सेल डिवीजन आता है तो यही क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाते हैं और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। पहले अपन इसको डिटेल में देखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में आपको देखो ये पूरा जो अंदर रेड कलर में दिख रहा है ये पूरा एक डीएनए, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए ऐसे सेगमेंट होगा। इस पूरे को क्या कहेंगे, क्रोमेटिड कहेंगे। ये वाली साइड क्या कहलाएगी, क्रोमेटिड कहलाएगी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस पूरे स्ट्रक्चर में बीच की तरफ एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। मतलब जैसे ये बाकी तो फूला हुआ दिख रहा है, ज्यादा विड्थ में दिख रहा है, ये थोड़ा नैरो दिख रहा है। इस कॉन्स्ट्रिक्शन को कहेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहेंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और यही प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर भी कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है, ठीक है। और इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ना दोनों तरफ, इसे क्या कहेंगे, काइनेटोकोर कहेंगे, ठीक है। सेल डिवीजन जब होगा तो यहां स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेंगे। अभी लोड ना लें, बस इतना याद रखें कि इन काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ये क्या हो गया, क्रोमेटिड हो गया, ये भी क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड। ये अंदर क्या दिख रहा है, डीएनए। ये क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और दोनों तरफ क्या होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। जब सेल डिवीजन आगे बढ़ता है तो इसके अंदर का जो डीएनए जो होता है उसका क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, जिसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। मतलब डीएनए की कॉपी बनती, और कॉपी बनेगी तो इसके ऊपर एक और ऐसे क्रोमेटिड बनाएंगे और उसके अंदर पहले वाले डीएनए की कॉपी होगी। तो जब कॉपी हो चुकी होगी, डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका होगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये और ये दोनों ही, ऐसा नहीं समझना है कि ये एक क्रोमोसोम है और ये दो क्रोमोसोम है, नहीं, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। इसमें डीएनए की एक कॉपी थी, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन से एक और कॉपी बन चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए क्रोमोसोम के नंबर हमेशा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से काउंट करना है। इसमें कितना कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, एक, इसमें भी कितना दिख रहा है, एक। तो ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ऐसा दिखने लग जाता है, ठीक है। इसमें भी वो कि वो ये अंदर वाला डीएनए, ये अंदर वाला डीएनए, ये बीच वाला क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये दोनों तरफ क्या है, अपने काइनेटोकोर है, ठीक है। ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, बढ़ते देखो। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हर क्रोमोसोम में 100% प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ही होगा। और क्यों होगा, क्योंकि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे ही काइनेटोकोर होते हैं, वहीं पे स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेंगे सेल डिवीजन के समय, जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, तो होगा ही होगा। ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कभी कभी इन क्रोमोसोम पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक एडिशनल कॉन्स्ट्रिक्शन और कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा और कहीं पे भी कॉन्स्ट्रिक्शन हो, उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो क्या लिखा हुआ है, एडिशनली क्रोमोसोम्स प्रेजेंट ऑन फ्यू क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन शो करते हैं। अब क्योंकि अपनी बुक में लिखा हुआ है कि फ्यू क्रोमोसोम ऐसा शो करते हैं, तो मतलब सारे तो नहीं करते होंगे। तो अपने ह्यूमन के केस में टोटल कितने होते हैं, 46, और पेयर कितने होते हैं, 23। उनमें से जो 13, 14, 15, 21 और 22 जो क्रोमोसोम है, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जैसे ये देखो, ये सिर्फ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला क्रोमोसोम है, ये अपन ने शो कर दिया। इसके ऊपर देखो, ये और कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है और उसके ऊपर और फ्रेगमेंट दिख रहा है। तो ये एक्स्ट्रा जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाएगा, और उसके ऊपर जो फ्रेगमेंट है उसे सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे, सैटेलाइट डीएनए। अब मेरी बात ध्यान सुनना,
ये जहां जहां पर ये एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उसे NOR भी कहते हैं। वैसे अपनी एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन आप अच्छे से समझे, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है उसे NOR कहते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर। ठीक है, तो ये जो होता है न्यूक्लियोलस को वापस बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा बाद में। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं जिसे NOR कहते हैं, और ये सिर्फ ह्यूमन के केस में इन क्रोमोसोम पे होते हैं। इट इज नॉन स्टैंडिंग पार्ट। एनसीईआरटी कहती है कि ये स्टैंड नहीं होता, स्टैंड नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को जब अपन एसिडोकार्मिन से क्रोमोसोम को स्टैंड करना चाहेंगे तो ये पार्ट जो होगा स्टैंड नहीं लेगा। ठीक है, अब फ्रेगमेंट अटैच टू सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसके ऊपर जो फ्रेगमेंट अटैच है उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। अब आते हैं एंड पार्ट जो होता है क्रोमोसोम का। देखो अपने जनरली क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए मतलब ऐसे 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 चलता है, दो उसमें स्ट्रैंड चलते हैं। लेकिन जो एंड पोर्शन होता है क्रोमोसोम का, वहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और वो हिस्सा जो क्रोमोसोम का एंड पोर्शन है और जहां सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसे कहते हैं टीलोमियर। ठीक है, टीलो वर्ड हमेशा आए तो एंड या टर्मिनल। ठीक है, तो टीलोमियर कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसको क्या कहते हैं अपन, टीलोमियर कहते हैं। ये जो पार्ट जो होता है वो किसी से चिपकने या जुड़ने की टेंडेंसी नहीं रखता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन स्टिकी पार्ट। और इसी पार्ट की वजह से एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से चिपकेगा नहीं, तो ये फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम को क्या करता है, रोकता है। अगर क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो आसानी से सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, और सेल डिवीजन नहीं होगा तो नई सेल नहीं बनेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बढ़ती एज के साथ टीलोमियर धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक एज के बाद में टीलोमियर कम हो जाएंगे तो ये क्रोमोसोम फ्यूज हो जाएंगे। क्रोमोसोम फ्यूज हो जाएंगे तो सेल डिवीजन आसानी से नहीं होगा, नई सेल नहीं बनेगी और अपनी एजिंग स्टार्ट होने लग जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया, एजिंग क्यों होती है, इसी की वजह से होती है। ठीक है, तो टीलोमियर का काम क्या होता है, ये फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम को रोकता है, लेकिन टाइम के साथ ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन मुश्किल से होगा, नई सेल नहीं बनेगी। ठीक है, ये अपने क्रोमोसोम के बारे में था। अब ये सेंट्रोमियर कहां पर है, इसकी पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम जो होते हैं चार तरह के हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, अगर सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच में हो तब तो उसे कहेंगे मेटासेंट्रिक। क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। अगर बीच से थोड़ा सा ऊपर हो, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, तो उसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। अगर टर्मिनल एंड की तरफ जाने लगे, क्लोज टू द एंड, तो उसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और एकदम टर्मिनल एंड पे ही होंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक कहेंगे। किसकी बेसिस पर ये नाम दे रखे हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन पे। एकदम बीचों बीच मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा ऊपर तो अपने क्या हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा और ऊपर एक्रोसेंट्रिक, एकदम टिप पर तो टीलोसेंट्रिक। कोई तकलीफ नहीं। अब यहां पर आप दो क्रोमेटिड भी बना सकते हो, जैसे ये मैंने ऐसे बनाया मेटासेंट्रिक। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर एक और बना सकते हैं। ठीक है, ये तो कोई तकलीफ नहीं। जब एनाफेज स्टेज आती है तो उस समय सिर्फ ऐसा होगा। ठीक है, और यहां पर स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे और इसे अपोजिट पोल की तरफ खींचेंगे। तो जैसे ही खींचेंगे तो ध्यान से सुनना, ये वाला डॉट और ये दोनों साइड कैसी है, इक्वल साइड है, तो एक साइड ऐसे लटकेगी और एक ऐसे, और यहां ऊपर की तरफ ऐसे खींची जाएंगे। तो ये कैसा शेप बन रहा है, वी शेप बन रहा है। कैसा बन रहा है, वी शेप। तो मेटासेंट्रिक जो होता है वो कैसा शेप देता है, वी शेप। अगर इसको मैं खींचूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर एक छोटी सी साइड और यहां एक लंबी साइड, कैसा बन गया, एल बन गया। अगर इस वाले को खींचूंगा तो क्या होगा, एक छोटा सा पोर्शन और फिर एक लंबा, ये कैसा बन गया, जे शेप। और ये कैसा दिख रहा है, आई शेप। इसीलिए कहते हैं कि शेप जो होते हैं वो कौन सी फेज में देखते हैं, एनाफेज में। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन हो मेटाफेज एनाफेज, तो सेल डिवीजन वाला चैप्टर करेंगे, वहां आप अच्छे से देखना और क्यों ऐसा होता है वो भी देखना। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्रोमोसोम जो होते हैं चार टाइप के, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो होगा कैसा शेप देगा, वी। सब मेटासेंट्रिक एल, एक्रोसेंट्रिक जे, टीलोसेंट्रिक आई शेप देगा। एक और चीज, ये सेंट्रोमियर के बाद में इसकी दो साइड हो जाएगी, इनको कहेंगे आर्म कहेंगे। जो दोनों साइड होगी उनको नाम दे देंगे पी और क्यू। ठीक है, पी किसको कहेंगे, लॉन्ग आर्म को कहेंगे, और क्यू किसको कहेंगे, शॉर्ट आर्म को कहेंगे। और उन दोनों का रेशियो जो होगा आर्म रेशियो कहलाएगा। अगर मैं मेटासेंट्रिक के लिए आर्म रेशियो देखूं तो इसमें दोनों में से किसी को भी पी बोलो, किसी को भी क्यू, क्योंकि दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल होगी तो रेशियो कितना आएगा, 1।
तो अगर आर्म रेशियो 1 आता है तो वो कौन सा होगा, मेटासेंट्रिक। 1 के क्लोज आता है तो सब मेटासेंट्रिक, और कम आता है तो एक्रोसेंट्रिक, बहुत कम आता है तो टीलोसेंट्रिक। ठीक है, ये भी आप क्या करें, याद करें। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ अपना न्यूक्लियस कंप्लीट होता है। अब चैप्टर के सबसे लास्ट में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा है माइक्रो बॉडीज का, वो करते हैं। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आज का लास्ट टॉपिक और चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक लेते हैं, जो कि क्या है, माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज के बारे में अपनी बुक में सिर्फ ये इतना पैराग्राफ लिखा हुआ है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, मतलब ये वेसिकल्स जैसी है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी सी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, मेम्ब्रेन लेस नहीं है, स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम हो सकते हैं अलग अलग टाइप के, और ये प्लांट में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। लेकिन 3 माइक्रो बॉडीज जगह जगह पर आती है, तो उनके बारे में अच्छे से सुनो। कौन कौन सी माइक्रो बॉडीज होती है? एक होता है पेरोक्सिसोम, एक होता है स्फेरोसोम, और एक होता है ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, माइक्रो बॉडीज है। पेरोक्सिसोम जो होती है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होती है, और इसमें पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। कौन सा होता है? पर ऑक्सीडेज एंजाइम। अब ये क्यों है इसका समझते हैं। मेटाबॉलिज्म से अपनी बॉडी में H2O2 बनने लगता है। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। और ये अपनी सेल के लिए अच्छा नहीं होगा, तो इसे हटाना है। तो इस H2O2 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये काम कौन सा एंजाइम करता है? परऑक्सीडेज एंजाइम। और कौन सा ऑर्गन, सेल ऑर्गेनल करेगा? पेरोक्सिसोम करेगा। ठीक है, इसके अलावा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कभी आपको पढ़ने को मिले तो उसमें भी पेरोक्सिसोम पार्टिसिपेट करते हैं। और एक आपको जब अपन फोटोसिंथेसिस करेंगे, जब वो टॉपिक करेंगे, तो उसमें एक टॉपिक आएगा फोटो रेस्पिरेशन। उसमें 3 सेल ऑर्गेनल पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से एक कौन सा होता है? पेरोक्सिसोम भी होता है। एक होगा प्लास्टिड और एक क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों मिलकर फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्फीरोसोम। ये ऐसे समझ लो कि लाइसोसोम लाइक स्ट्रक्चर है, और किसमें होते हैं? प्लांट में होते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे? स्फेरोसोम। तीसरा होता है ग्लाइऑक्सिसोम। ये प्लांट में उन सेल में होता है जिनमें फैट ज्यादा होती है। तो फैट रिच जो प्लांट सेल होती है, जैसे कि ऑयल सीड जो होते हैं, उनमें ये क्या होते हैं? ग्लाइऑक्सिसोम होते हैं। ये वहां पर लिपिड को किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ माइक्रो बॉडीज के नाम थे, और कुछ कुछ शॉर्ट में इंफॉर्मेशन थी। इनसे ज्यादा डिटेल में करने की कोई नीड नहीं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। क्रोमोसोम के बारे में कुछ और टॉपिक भी किए जा सकते हैं यहाँ पर, जैसे कैरियोटाइप, ईडियोग्राम, पैकेजिंग, लेकिन ये सब अपने 12th में आएंगे, तो फिर यहाँ पर क्यों इस टॉपिक को एक्स्ट्रा लार्ज करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, और इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। खूब खुश रहिएगा, खूब मस्त रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।